नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम दोस्तों कोशिका के बारे में समझेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका के जो अंग होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अंगक होते हैं, जैसे कोशिका में अंतःपरद्रव्य जाल का राइबोसोम्स, लाइसोसोम आदि, जो माइटोकॉन्ड्रिया आदि, जो भी कोशिका के अंदर जो पार्ट उसके पाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम दोस्तों डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस क्लास में कोशिका भित्ति, कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं लगभग हम कोशिका के बारे में समझेंगे और इसकी डिटेल थ्योरी को हम समझेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कोशिका का संरचनात्मक संगठन कैसा होता है। यदि आप जैसे कोशिका की संरचना को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कोशिका में बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम आदि जो हैं बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें गोल्जी का है, अंतःपरद्रव्य जाल का, राइजोसोम्स, तो ये सब जो इसके पार्ट होते हैं यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका अंगक। जैसे यहाँ पर जो कोशिका के अंगक होते हैं बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं इसके, जैसे यहाँ पर पढ़ पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। गोल्जी का क्या होता है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, दोस्तों यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको जो है हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से ही इन पॉइंट को परीक्षा में पूछ लिया गया है। जैसा कि मैं अभी आपके लिए समझाता हूँ, यहाँ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका जो होती है, इसी को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सभी पॉइंट को, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उनको मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है। और आप जो है इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आप जो है पा सकते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे यदि आप पीडीएफ इसकी पाना चाहते हैं। यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक है जो कि एनसीईआरटी द्वारा जारी की गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था कि कोशिका की बहुत सारी संरचना, छोटी छोटी जो संरचना होती है, यहाँ पर दोस्तों कोशिका की संरचनाओं के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इनकी संरचनाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम दोस्तों कोशिका की थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं और उसके पश्चात दोस्तों हम इस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लगभग पूरी विज्ञान को हम दोस्तों इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। और यदि दोस्तों आप जो हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या शिक्षक परीक्षा की आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों इस चैनल से जुड़ करके आप जो हैं प्रत्येक चैप्टर को डिटेल में ही पढ़ेंगे। और तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप जो हैं इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो हम दोस्तों क्लास को अभी शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसके बारे में थ्योरी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हम इस बुक को पढ़ेंगे जहाँ पर जो एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की परिभाषा क्या होती है? कोशिका के सिद्धांत जैसे अभी आप पढ़ेंगे स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। वो दो व्यक्ति थे, दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया था जिसे कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो वह भी पढ़ेंगे। कोशिका के अंगक, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए जो पढ़ाए थे वही अंगों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोशिका के पार्ट को भी समझ सकते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है कोशिका की झिल्ली। यह दोस्तों सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, यह पादपों की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की, कोशिका भित्ति। सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम व्यू का थोड़ा सा समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है। कोशिका द्रव्य, कोशिका में जो जलीय द्रव पदार्थ भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म या कहें तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। उसी के अंदर दोस्तों कोशिका का जो केंद्रक होता है उसे केंद्रक कहा जाता है। उसी में राइबोसोम, उसी में दोस्तों गोल्जी का है, उसमें ही दोस्तों लवक, जैसे कि हरित लवक, बहुत सारी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं जैसे हरित लवक जो होते हैं,
तो वो चीज़ पढ़ेंगे। उसी में सूत्रकणिकाएँ होती हैं, उसी में लाइबोसोम्स होते हैं। अंतः परद्रव्य जालिका जो होती है वह उसी के ऊपर दोस्तों ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए जो पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन सभी पॉइंटों को हम पढ़ेंगे, क्रमवार पढ़ेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से कोशिका की संरचना होती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कोशिका की मूल जो परिभाषा है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अभी मैं दोस्तों एनसीईआरटी की, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए बताया था, बुक से भी पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या बताया गया है और वही पॉइंट हैं यहाँ पर जो आपके लिए समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों किसी भी दीवार का जो निर्माण होता है वह ईंटों से मिलकर होता है, इसी प्रकार जो अंगों का निर्माण जो होता है जो कोई भी जो अंग होता है उसका निर्माण जो है कोशिकाओं से मिलकर होता है। यह थोड़े आसान शब्दों में कहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ आपके लिए बताई गई है कि कोशिका क्या होती है, जीवन की मौलिक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई मानी जाती है कोशिका। जैसे कि जो दीवार की संरचनात्मक इकाई क्या मानी जाती है, ईंट को माना जाता है, उसी प्रकार जो है अंगों की, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतकों का निर्माण होता है। यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोशिका की खोज जो है किसने करी थी। तो ये वाला पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अभी आपके लिए बताया था कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि कोशिका की खोज किस तरीके से की गई थी, उसकी संरचना के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जो पढ़ पा रहे हैं कि हुक द्वारा कॉर्क की कोशिका की संरचना किस तरीके से हो गई। ये कॉर्क है, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरीके का कुछ हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष पॉइंट समझ सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्क जो है पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ये वही कॉर्क है, पेड़ की छाल से प्राप्त किया गया है और इसी की संरचना दोस्तों हमने यहीं से दोस्तों कोशिका के बारे में पता चला था। सबसे पहले किसने पता किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसी प्रकार से दोस्तों ये जो कॉर्क है उसको सूक्ष्मदर्शी देखा गया है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में कॉर्क का जो चित्र देखते हैं तो इस तरीके का हमें मिलता है। तो ऐसी जो संरचना है, इसी प्रकार की संरचना दोस्तों किसकी हैं? कोशिका की होती हैं। इसलिए इसको दोस्तों सबसे पहले जो हमने कोशिका प्राप्त की थी वो किससे प्राप्त की थी? यानी रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, तो कॉर्क से ही इसकी खोज जो है करी थी। यहाँ पर दोस्तों आप समझेंगे कि रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में, किसमें? माइक्रोग्राफिया में सन 1665 ईस्वी में सेल शब्द यानी कोशिका शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। तो इस तरीके की संरचना को उन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था, जिसे छोटा कमरा की जो संज्ञा उसे दी गई है। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसे भी दोस्तों आप पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और इसको दोस्तों कहाँ से प्राप्त किया था? ये वाली जो कोशिका है पेड़ की छाल से यानी कॉर्क से इसको प्राप्त किया था। दोस्तों आप समझेंगे कि कोशिका की खोज के बारे में बहुत सी चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 ईस्वी में कब की थी खोज? 1665 ईस्वी में कॉर्क से कोशिका की खोज करी थी। तो यहाँ पर एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने कुछ बताया था, उनके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज एकल कोशिका जीवों के अस्तित्व की थी। जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले इन्होंने ही की थी और इन्होंने ही एकल कोशिका यानी ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है जैसे प्रोटोजुआ की खोज इन्होंने 1674 ईस्वी में की थी। उन्होंने कोशिका केंद्रक की खोज की थी। किन्होंने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों यहाँ पढ़ पाएंगे आप, जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की, यानी कि कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है। यह सबसे पहले किसने बताया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। जैसे ब्राउन किस तरीके से याद रखेंगे? जैसे कि केंद्र, जैसे कोई एक वृत्त खींचते हैं उसके बीच में केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। या कहें तो इस तरीके से, जैसे ये कोई सेंटर हो गया और उसकी ये परिधि हो गई, कोई वृत्त जो होता है तो एक बाउंड्री सी होती है।
तो इसका केंद्र तो जरूर होगा जब वृत्त बनाते हैं। तो इसी प्रकार रॉबर्ट ब्राउन याद रखेंगे इसी नाम से कि केंद्र की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं और आप जो है अपने तरीके से भी किसी तरीके से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके जो हैं कुछ पॉइंट जो हैं एनसीईआरटी की बुक में किस तरीके से दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे समझते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, जीवन की मौलिक इकाई है एनसीईआरटी जो बुक होती है उसका 5वां अध्याय है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में अब डिटेल से हम समझते हैं कि किस तरीके से कोशिका के बारे में जो भी थ्योरी बनाई गई है या कहें तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनके अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपके लिए जो चित्र के माध्यम से समझाया था कि उसमें छोटे छोटे जो कमरे होते हैं उन्हीं को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। एनसीईआरटी की भाषा को भी समझना चाहिए। तो जो छोटे छोटे कमरे टाइप के होते हैं उनको प्रकोष्ठ कह रहे हैं यहाँ पर, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोशिका की जो खोज है किस में से हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए पढ़ाया था सन 1665 ईस्वी में। मैंने देखो दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ को हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर आप समझेंगे। यदि आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर यह पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन होगा तो वहाँ पर केंद्रक की खोज करी। रॉबर्ट हुक है तो रॉबर्ट हुक ने कब करी है, 1665 ईस्वी में कोशिका के बारे में बताया था। और कॉर्क से सबसे पहली कोशिका के बारे में उन्होंने बताया था। किससे प्राप्त की थी कोशिका, कॉर्क से, जो कि कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ की छाल से। यहाँ से आप समझ चुके होंगे। आगे हम समझते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका सेल कहा था। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि इस तरीके की जो संरचनाएं इस रूप में जो पाई जा रही थी उनको उन्होंने छोटे कमरे या कहे तो प्रकोष्ठ बताया था। और सबसे पहले को जो कोशिका जो नाम प्रयोग है दोस्तों इन्होंने यानी कि रॉबर्ट हुक ने ही प्रयोग किया था। 1665 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। यहाँ पर यह पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। आगे आप समझेंगे कि यह जो कोशिका शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, यह आप जानते ही होंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। अभी आपने जो कॉर्क का जो चित्र मैंने दिखाया था वहाँ पर आप समझ चुके होंगे। आगे हम समझते हैं, यहाँ पढ़ पाएंगे कि उपरोक्त घटना छोटी अर्थहीन लगती है लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। यानी एकक का मतलब ये जो कोशिकाएं बताई हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपके लिए बताया था। एकक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है रॉबर्ट हुक ने एकक किसके बारे में कहा है, तो कभी कभी कोशिका ना कह करके एकक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर किया गया है। क्या किया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग ये जो अलग अलग एकक होते हैं, यही तो कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं कि अलग अलग एकक या कहें तो कोशिकाएं होती हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले सबसे पहले उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो एकक शब्द का प्रयोग किया था। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संरचना के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था, यहाँ पर प्याज से उदाहरण दे करके कोशिका के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे प्याज के बारे में बताया गया है कि प्याज की जो बहुत सारी परतें होती हैं वो जो हैं एक बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे कि अभी मैं आपके लिए दिखाऊंगा, जो जैसे प्याज जो होती है ना, प्याज बहुत
इस तरीके से प्याज होती है, उसमें बहुत सी परतें होती हैं, इनको क्या कहा जा रहा है? सलकंद कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सलकंद कहा जा रहा है। तो ये जो सलकंद हैं दोस्तों, प्याज की क्या हैं? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये किसकी है? प्याज की। तो इसी तरीके से कोशिका हमारी इकाई होती है। मनुष्य को क्या है? कोशिका होती है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो संरचना होती हैं, जैसे सभी जो सलकंद होंगी कैसी होंगी? समान ही तो होंगी। तो इसी प्रकार इनकी जो कोशिकाएं कैसी हैं? समान हैं। यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया है। आगे आप समझेंगे कि कुछ जीवों में दोस्तों एक ही कोशिका होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, यानी कि उनमें एक ही कोशिका होती है। जैसा अभी मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कवक है, पादप है, जंतु हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये बहुकोशिक होते हैं। और कुछ जीव एक कोशिक होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है। तो इनको दोस्तों अभी हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है या फिर है। ऑप्शन में दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना भी होता है, बैक्टीरिया और क्लैमिडोमोनास। ये सभी जो जीव हैं दोस्तों एक कोशिकीय हैं, यानी इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। इसी प्रकार कवक, पादप और जंतु, इनमें दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए ये जीव जो हैं बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे कि कवक तो बहुकोशिक होता है, लेकिन बैक्टीरिया एक कोशिका के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इन चीज़ों को आप जो है ध्यान रखेंगे। आगे आप समझेंगे कि मैंने इन पॉइंटों को दोस्तों हाईलाइट इसीलिए किया था ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ हम अगला पॉइंट समझते हैं कि प्रत्येक कोशिका बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, यानी अन्य जो कोशिकाएं दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं और इस प्रकार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कोशिकाओं का निर्माण दोस्तों पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप जो है ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों विशेष पॉइंट दिया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया गया है। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर आप समझेंगे कि कोशिका का सबसे पहले जो खोज की थी किसने करी थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने ही पता लगाया था। उन्होंने क्या किया था? कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का, ये भी एक विशेष पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जीवित कोशिका का जो खोज करी थी ल्यूवेनहुक ने की थी, यानी लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहुक ने करी थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। कहाँ से प्राप्त की थी? वो कहाँ से प्राप्त की थी? कॉर्क से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? कॉर्क से। जो कॉर्क कहाँ से प्राप्त किया था हमने? पेड़ की छाल से। लेकिन इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी है? ल्यूवेनहुक ने कहाँ से प्राप्त करी है? तालाब के जल में। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे हम समझेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। यह मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया गया है यह भी आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित यानी तरल जैविक पदार्थ जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसका पता चला यानी पता लगाया था। उन्होंने इसके बारे में बताया था। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि यदि आपने कोई भी एग्जाम दिया है, यदि उसमें साइंस पूछी जाती है तो साइंस में भी सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स पूछी जाती है। पर्यावरण भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आप समझेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका में जो साइटोप्लाज्म है या कहें तो जीव द्रव्य, जो तरल पदार्थ तो भरा होता है ना, लिक्विड, उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। उसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने
खोज तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसके बारे में पता लगाया और उसके बारे में बताया 1839 ईस्वी में। तो उन्होंने 1839 ईस्वी में बताया था। तो किसने बताया था? पुरकिंजे ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किसकी खोज करी थी दोस्तों? केंद्रक की। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज करी थी? तो लिविंग सेल या कहें तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। और 1665 ईस्वी में दोस्तों किसने खोज करी थी? रॉबर्ट हुक ने। किससे खोज करी थी? कॉर्क की छाल से करी थी। कॉर्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ की छाल से प्राप्त होता है कॉर्क, और कॉर्क से ही प्राप्त उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका के बारे में बताया था। अब आप आगे समझेंगे, ये दोस्तों हाईलाइट कर दिया है मैंने, यहाँ आप समझेंगे कि दो जीव वैज्ञानिक एम सिलाइडन एवं टी स्वान, इन्होंने 1838 ईस्वी में और स्वान ने 1839 ईस्वी में कोश का सिद्धांत के विषय में बताया था। यानी मैंने अभी जो आपके लिए बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन सिलाइडन एवं स्वान ने किया था। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर एनसीईआरटी में इस तरीके से बताया गया है कि 1838 और 1839 ईस्वी में सिलाइडन और स्वान ने कोश का सिद्धांत के बारे में बताया था। कोश का सिद्धांत क्या है वो चीज़ मैं अभी आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कोश का सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, यानी कि सभी जो जीव जंतु होते हैं ना और पेड़ पौधे, वे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। दोस्तों जैसा कि अभी कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था, विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, यानी इन्होंने इसी सिद्धांत के बारे में कुछ आगे बताया था। आगे आप समझेंगे कि उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी अन्य जो नई कोशिकाएं बनती हैं वह पूर्ववर्ती या कहें तो पहली कोशिकाओं से ही मिलकर बनती हैं। सन 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना आसान हो सका था। मतलब अब आप एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि सन 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिलाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में। अब इस सिद्धांत को बढ़ाया किसने था? विर्चो ने। कब बढ़ाया था? 1855 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बढ़ा करके क्या कह दिया इसमें? इन्होंने बस इतना कहा था कि अन्य जो नई कोशिकाएं बनती हैं वह पुरानी कोशिकाओं या कहें तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनती हैं। इन्होंने इस तरीके से इसके बारे में बताया था। दोस्तों इस तरीके से हमने दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ा। आगे की क्लास भी हम दोस्तों अच्छी तरीके से इसी तरीके से डिटेल में ही पढ़ेंगे। और यदि दोस्तों आपके लिए क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें थोड़ा सा समझ आए कि यहाँ पर हम कोई किसी भी पॉइंट में गलती कर रहे हैं या किसी भी पॉइंट को हमने थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है तो कितना हम समझा पा रहे हैं। और यदि आप अन्य किसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आगे की क्लास भी आपके लिए अच्छी तरीके से मिलती रहेंगी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैं एक दूसरे चैनल पर पढ़ा रहा था जहां पर जीमेल मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वह उस चैनल पर कोई भी क्लासें अपलोड नहीं हो रही हैं। यह अन्य चैनल है, इस पर दोस्तों मैं आपके लिए जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ लगभग डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपनी पढ़ाई को, स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।